फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि उसमें तमाम चीजें आपकी कवर होंगी। तो यहाँ पे कोई ट्यूशन फी नहीं है आपके पास, मंथली स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा होता है कि मंथली स्टाइपेंड आपको कितना दिया जाए। स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सीवी ही देखी जाती है। वी हैव टू लाइक अटेस्ट अवर डॉक्यूमेंट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम क्या करते हैं कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के बजाय डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के पीछे लग जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजाबेथ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे स्कॉलरशिप के हवाले से जो कि हाईली पेड स्कॉलरशिप कंसीडर किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के हवाले से। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के हवाले से, एडमिशन्स के हवाले से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर भी डेली अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूँ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप के सिलेक्शन क्राइटेरिया के हवाले से बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बताऊंगा, देन उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसके हवाले से हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं उसके हवाले से बात करेंगे, और हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती है। उसके साथ साथ आपको जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस होते हैं वो भी स्कॉलरशिप के अंदर कवर किए जाते हैं, और साथ साथ आपको जो है इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाए। स्टूडेंट, इस स्कॉलरशिप में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है जॉइंट मास्टर प्रोग्राम के लिए। जॉइंट मास्टर प्रोग्राम का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, फिर उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। स्टूडेंट, जॉइंट मास्टर प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आपको जो है मास्टर प्रोग्राम तो आपको सबको पता होगा कि बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स के लिए जाते हैं। सो मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, मास्टर्स इन बायोलॉजी, मास्टर्स इन बॉटनी, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, तमाम जो भी सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप स्पेसिफिक उन फील्ड की बात करें या फिर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, इस तरह के। लेकिन इस प्रोग्राम में क्या होता है, जॉइंट मास्टर प्रोग्राम में आपके 3 से 4 या फिर 2 या 3 जो मेजर्स है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स को इन्होंने हो सकता है मैथ्स के साथ मिलाया हो, केमिस्ट्री को उन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ मिलाया हो, तो ये आपको जॉइंट यानी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप क्या करते हैं, ये जॉइंट मास्टर प्रोग्राम के रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज को आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जब भी आप अपना जो कोर्स की सिलेक्शन करेंगे या यूनिवर्सिटी में जब आप देखेंगे कि कौन सा कोर्स आपने चूज़ करना है, तो आपने बहुत ही वहाँ पे जो सोच समझ के सिलेक्शन करनी है उस कोर्स की, क्योंकि उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, और अपने प्रोग्राम की सिलेक्शन आपने किस तरीके से करनी है, एंड फिर इनकी जो स्कॉलरशिप का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो में तमाम चीज़ें इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि कोई भी चीज़ आप स्किप कर लेंगे तो आपको एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर एप्लीकेशन आपको मसले हो सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि ये एक जॉइंट मास्टर प्रोग्राम है, सो जॉइंट मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 16 ईयर ऑफ जो एजुकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और वो स्टूडेंट्स जो बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास ए लेवल्स या फिर एफएससी की डिग्री हो, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ वही एलिजिबल है जो जिन्होंने बैचलर्स की डिग्री जो है कंप्लीट की और वो मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो। उसके साथ बात आती है स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है सर्टिफिकेट के हवाले से, जिसमें आपके पास आइल्स आता है, टोफल आता है, पीईटी आता है। अमूमन स्टूडेंट्स आइल्स की बात करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो आइल्स प्रेफर करते हैं। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटी आपके लिए आर्ट्स मैंडेटरी करती है, कुछ मैंडेटरी नहीं करती है। तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद आपने चेक करना है कि गोया उस यूनिवर्सिटी में जो है आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सिंपली एमओआई के बेस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। एमओआई सिंपली मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वो आपको क्या करेगी, एक लेटर देगी जिसमें लिखा गया होगा कि इस स्टूडेंट ने अपने प्रीवियस जो कोर्सेज है या फिर प्रीवियस जो क्लासेज है वो तमाम इंग्लिश में अटेंड
की है तो उसको बोला जाता है MOI। अगर आपके पास आइल्स है और आपकी यूनिवर्सिटी जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रखती तो आप फिर भी आइल्स को क्या कर ले, यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर ले, क्योंकि जब आपके पास आइल्स होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और बैंड की अगर मैं बात करूं कि आइल्स की बैंड्स कितनी चाहिए होती है, क्या होनी चाहिए बैंड, तो स्टूडेंट्स बैंड का आप ये जहन में रखें कि अमूमन 6.5 अगर आप बैंड है आपके पास आइल्स में तो आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए अमूमन 90% यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बैंड आप, मैं प्रेफर करूंगा कि आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है 6, 6.5, 7। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैंने जिस तरह कहा कि आर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी वेरी कर रही होती है और बैंड की रिक्वायरमेंट भी वेरी कर रही होती है। अमूमन स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि एज ग्रुप क्या होना चाहिए, यानी मैक्सिमम या मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं होता, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अगेन वेरी कर रही होती है। 60 या 70, 80% यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं जो स्कॉलरशिप के अंडर में फॉल करिए तो वहाँ पे जो है एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उनकी वेबसाइट पे एज की रिक्वायरमेंट के हवाले से कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी एज जो भी हो आप सिंपली स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई वे कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे है जहाँ पे एज की उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि मैक्सिमम आपकी एज जो है 35 होनी चाहिए, 36 होनी चाहिए। तो आप श्योर करा ले कि आपका जो एज, आपकी जो एज है वो उस ब्रैकेट में फॉल कर रही होगी। अगर आपकी एज जो है एक्सीड कर रही होगी तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस भी नहीं होंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर लूँ इस स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स के हवाले से, तो जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि उसमें तमाम चीज़ें आपकी कवर होंगी। तो यहाँ पे कोई ट्यूशन फी नहीं है आपके पास, मंथली स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा होता है कि मंथली स्टाइपेंड आपको कितना दिया जाए, लेकिन ऑन एवरेज जो स्टाइपेंड स्टूडेंट्स को पास में प्रोवाइड किया गया है वो अमूमन 1400 से 1500 के बीच में है, यानी 1400 यूरोज या फिर 1500 यूरोज। लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स यू आर सिलेक्टिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी यू हैव चूज्ड। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथ आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है स्कॉलरशिप के अंदर में। ट्रेवलिंग अलाउंस का मतलब ये है कि अगर आप अपने होम कंट्री आते हैं और वापस जाते हैं तो वो आपको जो पैसे है वो आपको वापस रिटर्न किए जाते हैं, उसका मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप बीमार होते तो आपकी जो हेल्थ की कवरेज होगी वो भी इस स्कॉलरशिप के अंडर में फॉल होगी और उसके साथ साथ वीजा फी भी यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के अंडर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी होते हैं। अमूमन जो दुनिया के जितने भी स्कॉलरशिप है उन स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी जनरल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं उनको, जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और इस स्कॉलरशिप के भी कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी आपसे मैंडेटरी कर ले यूनिवर्सिटी के कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करें, तो तब आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वो डॉक्यूमेंट्स जो है चेकआउट करें। लेकिन अमूमन जो यूनिवर्सिटीज़ है ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा यही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, तो आपने सिंपली इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है और सिंपली अप्लाई अवे करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए। अगर आपने अपनी सीवी अभी तक नहीं बनाई तो अच्छा सा सीवी बनाए और उस सीवी को फर्दर पॉलिश करें अगर आपके पास पहले से, क्योंकि अमूमन जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि जो जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी सीवी नहीं देखी जाती है। स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सीवी ही देखी जाती है और सीवी की बेस पे ही आपकी सिलेक्शन का अमूमन जो 20 आपके लिए 20% या 10% जो ब्रैकेट होता है 100% में से, वो आपकी सीवी के बेस पे ही आपकी जजमेंट होती है। ठीक है, आपने अपनी सीवी जो है जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो आप अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। देन उसके साथ साथ आपकी पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपकी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। लेकिन एक बात याद रखें, आप अपने पासपोर्ट पे चेक करें कि एक एक्सपायरी डेट क्या है और उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर ले। अगर आपकी एक्सपायरी डेट करीब है तो एक नया पासपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ आपको मोटिवेशनल लेटर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर मोटिवेशनल जो है लेटर। इसमें ये होता है कि आप बताते हैं कि वाई यू आर लाइक इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम एंड इन दिस स्कॉलरशिप, यानी स्कॉलरशिप और इस प्रोग्राम में आप क्यों इंटरेस्टेड है। और उसके साथ इस
स्पेसिफिक स्कॉलरशिप में आपसे हो सकता है कि कवर लेटर मांगा जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवर लेटर क्यों मांगा जाता है? कवर लेटर अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे कवर लेटर मांगा जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जॉब, दिस स्कॉलरशिप इज अ काइंड ऑफ जॉब वे यू विल बी परफॉर्मिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कर रहे होंगे, और प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको एक डिग्री भी मिल रही होगी। तो वो बोथ टुगेदर ना, यानी एक साइड पे आप काम कर रहे, प्रोजेक्ट्स कर रहे, दूसरी साइड पे आपको डिग्री मिल रही है। तो इसीलिए इस स्कॉलरशिप में स्पेसिफिक आपसे कवर लेटर भी मांगा जा सकता है। तो आप कवर लेटर भी मोटिवेशनल जो लेटर है उनके साथ तैयार कर सकते हैं, या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कवर लेटर चाहिए या फिर आपको जो है मोटिवेशनल लेटर चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैंडेटरी। उसके साथ आइल्स की मैंने बात की कि कुछ यूनिवर्सिटीज आपको आइल्स मैंडेटरी कर देती है, आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है कुछ यूनिवर्सिटीज में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप वो सिंपली स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक आउट कर सकते हैं कहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम स्कॉलरशिप की, तमाम यानी तमाम स्कॉलरशिप में आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी कि आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स मांगते हैं, 3 मांगते हैं, 4 मांगते हैं। सो आप अपने साथ जो रिकमेंडेशन जो लेटर्स है वो अपने साथ रखें, 4 रखें या 3 रखें, वो डिपेंड करता है। या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, देख लें कि वहाँ पे कितने रिकमेंडेशन लेटर्स आपसे मांगे गए, उसी हिसाब से आप अपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करें और वहाँ से उनसे रिकमेंडेशन लेटर्स ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपके डॉक्यूमेंट्स को वो तैयार करने का। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, देन आपके एफएससी या फिर मैट्रिक या ओ लेवल्स ए लेवल्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे आप एक बात याद रखिए कि अमूमन हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं कि डू वी हैव टू लाइक अटेस्ट अवर डॉक्यूमेंट्स बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम क्या करते हैं कि स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के बजाय डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के पीछे लग जाते हैं, हमारा सारा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो आप कोशिश कर ले कि फर्स्ट यू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड देन ट्राई टू लाइक अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स वंस यू रिसीव योर एडमिशन लेटर। जब आपको एडमिशन लेटर ही नहीं मिला एंड यू आर ट्राइंग टू लाइक वेस्ट योर टाइम ऑन अटेस्टिंग योर डॉक्यूमेंट, जब आप अप्लाई करेंगे आपका लेटर आ जाए तो फिर आप उसके बाद अटेस्ट करने के लिए चले जाए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म यू डोंट नीड टू अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स, यू जस्ट नीड टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने, कोई अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वंस यू रिसीव योर एडमिशंस एंड यू आर अप्लाइंग फॉर योर वीजा, देन यू नीड टू अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स दैट आर मैंडेटरी फॉर वीजा फाइलिंग। यानी वो डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है वीजा फाइलिंग के लिए, तब आप अटेस्ट करेंगे जब आपका एडमिशन आ जाए, जब आपको ये कहा जाए कि आपने वीजा फाइलिंग करनी है। तो पहले आप ट्राई कर ले कि स्कॉलरशिप को अवेल कर ले, अप्लाई करने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट को ये लगता है कि हम अप्लाई कर लेंगे हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इट्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है हर स्कॉलरशिप में। ये ना सोचे कि आप अप्लाई कर लेंगे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको इतनी इतनी दफा रिजेक्शन मिलेगी, 5 से 6 दफा रिजेक्शन मिलेगी, फिर जाके आपको हो सकता है कि कोई स्कॉलरशिप आपकी लग जाए। तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि मैं 2 दिन में फॉर्म फिल करूंगा और स्कॉलरशिप मिल जाए, तो ये कोई लकी बंदा होगा जिसका ये वाला प्रोसेस हो सकता है। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर सकते हैं और साथ साथ इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि आपने जो कोर्स की सिलेक्शन कैसे करनी है और अप्लाई कैसे करना है। तो अभी हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि आपने कोर्स की जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से करनी है, आपने अपने प्रोग्राम को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि अपने प्रोग्राम की सिलेक्शन ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये जॉइंट मास्टर प्रोग्राम है। तो आपको यहाँ पे क्रिटिकली सोचना होगा कि आपने कौन सा प्रोग्राम चूज करना है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल इफ योर डिपार्टमेंट इज इकोनॉमिक्स एंड यहाँ पे इकोनॉमिक्स के साथ कोई ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है जो आपके कोर्स के साथ रेजोनेट ही नहीं करता है, जो इकोनॉमिक्स के साथ रेजोनेट ही नहीं कर सकता, जो उसके साथ सिमिलर ही नहीं है, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, तो आप डायरेक्टली आपको रिजेक्ट किया जाएगा। आपके फॉर्म को फॉरवर्ड करने का कोई वहां पे सेंस ही नहीं बनता है। सो आप जो कोर्स की सिलेक्शन करते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स से और अगर आप ऐसे कोर्स की सिलेक्शन करते हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ रेजोनेट कर रहा है, अगर आप मैथ से कोई ऐसा प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं जो मैथ्स के साथ रेजोनेट कर रहा है, जैसे मैंने कहा जॉइंट प्रोग्राम है, तो जॉइंट प्रोग्राम में आपको 2 से 3 जो है मेजर्स मिला के आपको एक डिग्री प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब स्क्रीन की तरफ जाते हैं और स्क्रीन में आपको मैं तमाम चीजें डिटेल में डिस्कस करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पे आना है अपने और यहाँ पे जो है
आपने सिंपली सर्च करना है एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप 2026। ठीक है, जब आप इसको सर्च आउट कर लेंगे तो सबसे पहले आपके पास कुछ यूँ इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आना है जो कि ये है। ठीक है, ये इनका ऑफ़िशियल वेबसाइट है। आप इस पे क्लिक कर लें या इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा डायरेक्टली। डायरेक्टली आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चले जा सकते हैं। तो ये इनका ऑफ़िशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये लिंक जो है मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा और साथ-साथ डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। वहाँ से आप इस लिंक को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको गिवन है। अप्लाई क्यों करेंगे स्कॉलरशिप में, क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, ड्यूरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ डिग्री क्या है, व्हेन टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ें जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस किया है यहाँ पे भी वो चीज़ें मेंशन है। तो आपने क्या करना है, आपको कोर्सेज़ फाइंड करने हैं, प्लस आपने यूनिवर्सिटीज़ को किस तरीके से अप्लाई करना है वो देखना है। तो आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले सर्च दी कोर्स कैटलॉग, यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है उस वेबसाइट पे चले जाएँगे जहाँ पे इनके कोर्सेज़ के तमाम डिटेल्स होते हैं। स्टूडेंट ये उस वेबसाइट पे आ गया जहाँ पे मुझे कोर्सेज़ के जो है ना डिटेल्स मिलेंगे। देखिए, अब मैंने ये बताया था कि ये एक जॉइंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम है ना, तो आपने यहाँ पे कोर्स की इसको सिलेक्शन करनी है, वो प्रॉपर्ली देख के करनी है। यहाँ पे आपने जो है फ़िल्टर करना है कीवर्ड्स के, ठीक है, कंट्री, ड्यूरेशन, यूनिवर्सिटीज़, फील्ड ऑफ स्टडी, ईयर ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो आप सिंपली मैं कोई भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली लेट्स सपोज़ इकोनॉमिक्स सर्च करता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं सिंपली इकोनॉमिक्स सर्च करता हूँ, आप इसको भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ये नीचे जो कंट्री है, ड्यूरेशन है, यूनिवर्सिटीज़ है, फील्ड ऑफ स्टडी है, ईयर ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, आप इनको भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है? ये आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस, आप जिसको जो है फ़िल्टर करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स आ गए हैं। यूरोपियन मास्टर इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? फिर यहाँ पे इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, जो भी कोर्सेज़ आ रहे हैं, मल्टीपल मेरे पास कोर्सेज़ आ गए हैं। इनमें से कोर्स सेलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे जाके प्रोसीड करेंगे। आपने क्या करना है, ऊपर वाली वेबसाइट पे जो है क्लिक करना है, क्योंकि नीचे वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपली उसी वेबसाइट पे दोबारा आ जाएँगे। तो आपने इसको क्लिक किया, अब देखिए इसको लेट्स सपोज़ इसको मैं एक दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि जो हम यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे चले जाएँगे। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट होता है, वहाँ से आपने अप्लाई करनी होती है चीज़। सो ये यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ गए, जो है ये कोर्स ऑफ़र कर रही है। ट्रांसफर फ्लूइड मटीरियल वाला कोर्स जो है, ये ऑफ़र कर रही है। तो हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से आपने सिंपली अप्लाई करना है। यहाँ पे आप डाउन कर लेंगे, यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, मास्टर प्रोग्राम नहीं बल्कि एप्लीकेशन पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से आप उसके एप्लीकेशन के जो है ना मेन वेबसाइट पे आ जाएँगे और इस वेबसाइट से आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं इस जॉइंट प्रोग्राम के लिए। आप यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे देखिए आपके पास एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस यहाँ पे आपको गिवन है। ये तमाम तमाम चीज़ें आप खुद से पढ़ लें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जिस तरह मैंने कहा, सीवी आपके पास होनी चाहिए, मोटिवेशनल लेटर, रेफरेंस लेटर, ट्रांसक्रिप्ट, प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, बी2 सिंपली जो बैंड होता है उसमें 6.0 बैंड अगर आपके पास है तो आप बी2 लेवल पे फॉल करते हैं। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस सिंपली आपको बताया गया है कि कंप्लीटली ऑनलाइन होगा जो इंडस के जो प्लेटफ़ॉर्म्स है। तो आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल से सिंपली अप्लाई करें, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। किसी यूनिवर्सिटी में आपसे ईमेल माँगा जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में आपसे जो है एप्लीकेशन उनके अपने पोर्टल के थ्रू होगा। फिर जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे अप्लाई नाउ पे, तो हम इस पोर्टल पे आ गए। देखिए यहाँ पे इनके एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। टाइम ज़ोन आपको ऑब्वियसली यूरोप का दिया गया है। यहाँ से आपने क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अपने डिटेल्स वगैरह ऐड करके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, जिनमें आपका सीवी, मोटिवेशनल लेटर, रेफरेंस लेटर, ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमास एंड देन इनकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए इन इंग्लिश और फ्रेंच आर मैंडेटरी। ठीक है, ये तो हमारे पास इंग्लिश में ही होते हैं। एंड देन ये तमाम चीज़ें आपने क्या करनी है, सबमिट करनी है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। लेट्स सपोज़ यहाँ से कोई दूसरा कोर्स हम उठा के चेक करते हैं, बायो एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज़ वाला ये कोर्स, यहाँ पे हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये अगेन हम इनके ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, ये इस यूनिवर्सिटी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ गए। देखिए, अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग और अब आपने यहाँ पे प्रोसीजर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो 2
टैब्स आपके पास हमेशा ओपन होंगे। अप्लाई का टैब भी ओपन होगा और प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तमाम चीज़ें भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को देख के वहाँ पे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। सो जब आप होम पे आएँगे, देखिए अगेन यहाँ पे भी रजिस्टर का ऑप्शन आ गया और यहाँ से फर्स्ट कॉल है ये, ठीक है? ये यहाँ से आप अप्लाई करके अपना अकाउंट बना के अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप किसी डाउन करके किसी भी रैंडम यूनिवर्सिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हम इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वाले का हम यहाँ पे उठाते हैं। इसको आप ओपन करेंगे। मैंने पहले इनको ओपन नहीं किया, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने जो है लाइव जाके ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया। तो अ, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। प्रोग्राम्स यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम आपके पास जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, या फिर यहाँ से ही डायरेक्ट प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, सिंपली अप्लाई करना है मास्टर प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, अब आप ये सवाल पूछेंगे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट पोर्टल पे जाके दिखाया कि हर यूनिवर्सिटी का आपका पोर्टल बना हुआ है। हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आपने सिंपली क्या करना है, अपने डिटेल्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स, तमाम वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। कोई ऐसा सेंट्रलाइज पोर्टल नहीं है, कोई ऐसा सेंट्रलाइज पोर्टल नहीं है जिस तरह सीसी का होता है या फिर जिस तरह हंगरी का होता है। कोई ऐसा सेंट्रलाइज पोर्टल नहीं है जहाँ पे आप सिंपली एक दफ़ा अपनी फॉर्म की सबमिशन कर लेंगे और मल्टीपल टाइम या फिर 10 यूनिवर्सिटीज़ को आप सिलेक्ट कर लेंगे ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं होता जिस तरह तुर्की स्कॉलरशिप में होता है। ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। आपने हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है और उनके पोर्टल पे जाके आपने सिंपली अप्लाई करना है। हो सकता है, यानी 90% यूनिवर्सिटीज में यही होगा। हो सकता है कोई 10% ऐसी यूनिवर्सिटीज हो जो आपसे कहे कि आपने अप्लाई नहीं करना पोर्टल पे, यू जस्ट नीड टू ईमेल यूर डॉक्यूमेंट्स टू अस। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स हम ईमेल करेंगे, हम आपको बता देंगे कि इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम और नॉट। आप जो है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो यूनिवर्सिटी क्या रिकमेंड करती है। लेकिन 90% जो यूनिवर्सिटीज है वो ये कहेंगे कि आपने सिंपली पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करनी है। क्योंकि जब आप पोर्टल पे जाके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करते हैं तो यूनिवर्सिटी के लिए ईजी होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या कर ले, फास्ट चेकिंग में प्रोसेस कर ले। स्टूडेंट्स, अगर हम डेडलाइन की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी डेडलाइन होती है। अमूमन जो डेडलाइन है वो जनवरी या फिर फेब के जो 10-12 तारीख तक इनकी डेडलाइन चली जाती है। सो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए आप, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर ले, जिस यूनिवर्सिटी में आपकी कोर्स की सिलेक्शन हुई है, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे उनकी डेडलाइन के मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लो और सिंपली वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मेन चीज पे आते हैं जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी इनकी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया क्या होता है और किस तरीके से आप अपनी जो सिलेक्शन के चांसेस है उनको बढ़ा सकते हैं, उनको इंक्रीज कर सकते हैं, उस प्रोबेबिलिटी को अप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि जो प्रोग्राम की सिलेक्शन आप कर रहे हैं वो सिलेक्शन आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, अगर मैंने इकोनॉमिक्स में किया तो मैं सिंपली इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करूंगा, मैंने मैथ्स में किया तो मैं मैथ्स के लिए अप्लाई करूंगा। दिस इज अ जॉइंट मास्टर प्रोग्राम एंड यू नीड टू बी क्रिटिकल वाइल सिलेक्टिंग योर कोर्स। जिस तरह मैंने कहा कि आपके जो कोर्सेज है, जो 2-3 कोर्सेज मिला के एक वो बन रहा है, प्रोग्राम बन रहा है, वो एक दूसरे के साथ रेजोनेट होने चाहिए। तो आप सही तरीके से क्रिटिकली सोचें कि वो रेजोनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। किसी सीनियर से पूछे, किसी प्रोफेसर से आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूं कि क्या ये कोर्सेज रेजोनेट करते हैं कि नहीं करते। तो आपने क्रिटिकली अपने कोर्स की सिलेक्शन करनी है, क्योंकि 20-25% ऑब्वियसली इसी के बेस पे होगा। अगर रेजोनेट नहीं करेगा तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की बात आती है स्टूडेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम प्रिपेयर होने चाहिए। और आप जो कवर लेटर लिखते हैं और जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर मोटिवेशनल लेटर होता है वो एआई से जनरेट किया हुआ ना हो। क्योंकि जो एआई से जनरेट होता है उसमें वो इमोशंस नहीं होते, वो इंटेलेक्ट नहीं होता। जो आप खुद लिखते हैं उसमें वो इमोशंस भी होते हैं, आपका इंटेलेक्ट भी होता है। सो आप कोशिश करें कि डू नॉट यूज एआई फॉर योर कवर लेटर्स एंड योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब इस स्कॉलरशिप के लिए नहीं, अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप एआई को यूज करते हैं टू राइट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करें। यस, यू कैन टेक एन आइडिया फ्रॉम एआई कि इसको कैसे लिखते हैं। यू कैन करेक्ट योर ग्रामर फ्रॉम एआई, आप अपने ग्रामर को यूज कर सकते हैं। यूज एआई या फिर चैट जीपीटी, डीप सीक इन अ प्रोफेशनल वे। यहाँ पे अगर आप पूरा स्टेटमेंट वहां से जनरेट करेंगे तो देख के ही पता चल जाएगा कि इसने जो है एआई से इसको जनरेट किया है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वहां पे कम होंगे।
अब बात करते हैं स्टूडेंट सीजीपीए। क्या सीजीपीए स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होता है? जी, जिस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, यानी जितने भी स्कॉलरशिप है वहां पे आपकी सीजीपीए देखी जाती है। क्या इसकी सीजीपीए कम है या फिर सीजीपीए ज्यादा है? अब सीजीपीए ज्यादा है, उसके साथ साथ आपने जो है रिसर्च प्रपोजल भी लिखी है, आपने जो है कम्युनिटी सर्विसेज भी दिए, आपने डिफरेंट कोर्सेज भी किए, तो वहां पे आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आपकी सीजीपीए कम है, तब उस केस में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? उस केस में आपका प्रोफाइल जो है, आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग होना चाहिए, यानी आपके पब्लिकेशंस होने चाहिए, आपने डिफरेंट कोर्सेज किए हो, उसके साथ साथ आपने डिफरेंट जो कम्युनिटी सर्विसेज दिए हो, यानी आप खुद को और अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि आपकी जो कम सीजीपीए है वो उनको नजर ना आए, और जो आपके डिफरेंट कोर्सेज या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो आपने इंटर्नशिप्स किए, आपके जो काम किए, वो ऊपर नजर आ जाए। तो वहां पे आपकी सीजीपीए मैटर नहीं करेगी। जब आपके आपके काम इतने ज्यादा होंगे कि प्रोफेसर को, एक एडमिशन कमेटी को ये देखने के लिए टाइम ना मिले कि यार इसकी सीजीपीए क्या है, वो बोल देंगे छोड़ दो सीजीपीए को, चेक द पोटेंशियल ऑफ दिस गाय, इसके पास कितना पोटेंशियल, इसने कितना काम किया है। सो ये आप कर ले कि अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल को क्या करें, थोड़ा सा इंप्रूव कर ले। अब एक टाइम पे आप कितने इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं? देयर इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क जब आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो जिस तरह सीएससी में आप 2 से 3 यूनिवर्सिटी, या फिर जब आप सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली एक ही यूनिवर्सिटी का, जब प्री एडमिशन लेटर के बाद एक ही यूनिवर्सिटी का प्रोसीड करते हैं, कहाँ पे आपको 2 होता है। पीस स्कॉलरशिप का पहले ये होता था कि आप 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मैक्स चूज कर सकते थे, लेकिन अभी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे तो 10 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो 20 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन यू, आप कितनी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करते हैं, आपका जो प्रोग्राम है वो कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। सो इस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करें और साथ साथ आप यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई करते जाए। सो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे आके वहाँ से भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।